वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं दी केमिस्ट यूट्यूब चैनल। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया था और आज हम उसके लेक्चर नंबर 2 में हैं। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में हमने सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शुरू किया था। सही है, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें हमारे पास हमने फॉसिल फ्यूल को स्टडी किया था। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। उसके बाद हमने कोल को बड़ी डिटेल में स्टडी कर लिया था और मैंने इससे एंड में भी आपको इसकी फॉर्मेशन का तरीका, कितने ईयर्स और इसके बारे में हर छोटी डिटेल दे दी थी। आज के लेक्चर में हम फॉसिल फ्यूल्स की दूसरी टाइप जो कि है पेट्रोलियम को स्टडी करने जा रहे हैं। सही है, पेट्रोलियम। अच्छा, इससे पहले मैंने लिखा था फॉसिल फ्यूल्स, ये शायद मैंने पिछले लेक्चर में बता भी दिया हो। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, के जो पुराने ज़माने में जो भी पेड़ पौधे थे और एनिमल्स जो भी ज़मीन में सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से, मतलब जैसे वो जैसे मर गए, उनके ऊपर मिट्टी आ गई, वो दफन हो गए बिल्कुल, और हज़ारों सालों के बाद आज वो पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स की सूरत में हमें मिल रहा है, जिसमें इससे पहली टाइप हमने कोल को स्टडी कर लिया था। आज हम पेट्रोलियम को स्टडी करेंगे। अच्छा, ये सच में यही बात है कि हम मरे हुए जानवरों के, मतलब जो हम पेट्रोल गैसोलीन डलवाते हैं गाड़ी में, बाइक में, तो ये वही मतलब ये उन्हीं के हड्डियों से, उन्हीं की गोश्त से बना है। सही है ना? थोड़ी सी अजीब बात है लेकिन है तो सच। नहीं तो किसी के पास भी कोई दूसरी थ्योरी नहीं है जो कोई दूसरी जगह पे पेश कर सके, और चीज़ यही है, मतलब सच। अच्छा, तो हम आज पेट्रोलियम को स्टडी करते हैं। सेकंड मेन टाइप इस पेट्रोलियम, जो कि फॉसिल फ्यूल की दूसरी टाइप है। इससे पहले कोल हमने स्टडी किया। द टर्म पेट्रोलियम रिफर्स टू द रॉक ऑयल और क्रूड ऑयल, थस इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड। अच्छा, ये ब्लैक लिक्विड होता है। और दूसरी बात, ये चट्टानों में, इसको पेट्रो मतलब चट्टान, ओलियम मतलब ऑयल। ओलियम का लफ्ज़ आपने प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में भी पढ़ा होगा, ओलियम, तो इसका मतलब होता है ऑयल। अच्छा, जब ये हम इसे ज़मीन से निकालते हैं, जैसे अरब कंट्रीज आमतौर पर बहुत ज़्यादा निकालती हैं, तो वो एक, मतलब जैसे एक गाढ़ा सा ब्लैक लिक्विड होता है जो कि जलने के काबिल भी नहीं होता उस वक्त। तो वो ब्लैक ये चट्टानों से निकलता है, समंदरी चट्टानों से। सही है, समंदर से निकलता है, तो इस वजह से हम इसे रॉक और क्रूड ऑयल कहते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, पेट्रा विच मीन्स रॉक, जैसे ऊपर बताया मैंने, कि एंड ओलियम मीन्स ऑयल। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, ये जो पेट्रोलियम हमें ज़मीन से मिलता है, ये सिर्फ पेट्रोलियम कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें पता नहीं कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। जैसे कुछ पेट्रोलियम इज फॉर्म, अच्छा, इट इज़ अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स, इन सारों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जैसे बेंजीन रिंग आपने सुना भी होगा। इनको आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन ये सब पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं। पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज गैसोलीन, डीजल एंड केरोसिन। अच्छा, केरोसिन के बारे में सुन लें कि लैंप वगैरह में जो आमतौर पे फ्यूल इस्तेमाल होता है, लेकिन डीजल और गैसोलीन, ये इससे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हैं। अच्छा, ये जो डीजल है, वेट अ मिनट, जो पाकिस्तान में हम जो बाइक में फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल, तो आमतौर पे लोग समझते हैं ये वाला पेट्रोल है, लेकिन ये पेट्रोल अलग है और ये अलग है। ओके, सो पेट्रोल, हम गैसोलीन को पेट्रोल कहते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? गैसोलीन। पेट्रोल कहना भी सही है, ये ब्रिटिश अमेरिकन वगैरह का डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद डीजल, केरोसिन, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड थ्रो ड्रिलिंग, मतलब ज़मीन के अंदर जाती है कोई भी मशीन, उधर से हम देन अंडरगोज अ रिफाइनिंग प्रोसेस टू क्रिएट डिफरेंट कंपोनेंट्स, और उसके बाद रिफाइन करके उधर से निकालती है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स। दीज कंपोनेंट्स आर यूज टू मेक वेरियस एवरीडे प्रोडक्ट्स, और ये बहुत ज़्यादा
ये भी मतलब इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे इसको हम फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो, अच्छा इससे पहले हमने कोल, अब पेट्रोलियम, अब हम आते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस ये तीसरी, अच्छा इससे प्रीवियस में जब हमने फॉसिल फ्यूल को स्टडी किया तो नीचे मैंने इन तीन चीज़ों का ही जिक्र किया था, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब ये जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। अच्छा ये जो नेचुरल गैस है ये हमें कैसे मिलती है, कि ज़िंदगी का जो वजूद है सबसे पहले पानी में हुआ, और ये मरीन जो इधर मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये उन्हीं का जिक्र है। तो ये जब पानी वाली लाइफ में जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब मर जाते हैं, ज़मीन में दफन हो गए, तो उसके बाद वो जो मिलियन ईयर्स, मतलब जब कायनात बनी थी तो ऐसे कीड़े थे मौजूद समंदर में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब इनहेल करते थे और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते थे। उस वक्त ऑक्सीजन की जो मिकदार थी एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही कम थी, लेकिन वो वक्त के साथ बिल्कुल एंड हो गए। अच्छा क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन, अब आम तौर पे ये जो लॉजिक आप यूज़ कर सकते हैं कि हम ऑक्सीजन सारी अर्थ पे जो भी है मौजूद वो इनहेल कर लें और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तो हम उसके बाद जीने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उनका भी जो सांस लेने का सिस्टम था वो ज़्यादा ना रहा, और वो जब मर गए और ज़मीन में दफन हो गए तो उसके बाद हमें क्या मिला, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सही है, ये जो मैंने पहले लेक्चर में भी जिक्र किया था कि नेचुरल गैस मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। द हाईएस्ट कंपोजिशन इन नेचुरल गैस इज मीथेन, मतलब 85 से 90%, 90% से भी ऊपर क्या होती है, पिछली बुक में 94% दिया हुआ था कि 80% नेचुरल गैस में मीथेन होती है और बाकी की इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह। नेचुरल गैस इज मोर बेनिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी देन कोल एंड पेट्रोलियम बिकॉज इट्स कंबशन कॉजेज लेस पॉल्यूशन। अच्छा पेट्रोलियम और कोल से जो लेस पॉल्यूशन कॉज करने वाली जो हमारे पास एनर्जी सोर्स है वो क्या है, नेचुरल, ऊपर नाम भी गैस। अच्छा नेचुरल गैस कम पॉल्यूशन कॉज करती है, इस पर भी मैंने डिटेल बता दी थी पॉल्यूशन पे कल। द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन पाकिस्तान डेट्स बैक टू 1952 व्हेन इट वाज फाउंड इन द सुई एरिया ऑफ बलूचिस्तान। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि नेचुरल गैस सबसे पहले पाकिस्तान में 1952 में कब, सुई के मकाम पे जो कि बलूचिस्तान में पाई गई। इस वजह से हम आमतौर पे इसे सुई गैस कहते हैं क्योंकि वहीं की गैस है। Natural gas deposits were also identified in Khairpur and Ghotgi in the province of Sindh। अच्छा सिंध में जो, सिंध के जो शहर हैं खैरपुर और घोटकी, यहाँ पे भी इनके जो ज़खायर हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था। अब हम आगे आते हैं तो अब जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका नाम है, अच्छा इससे पहले अब मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, फॉसिल फ्यूल और उसकी 3 मेन टाइप्स। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सही है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है। अच्छा डिस्टिलेशन, वर्ड डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि सेपरेशन, ये सेपरेशन टेक्निक है डिस्टिलेशन। अच्छा इसमें हम क्या करते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं उसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अच्छा डिस्ट्रक्टिव से क्या मुराद है, डिस्ट्रक्टिव से मुराद होता है कि मतलब अब जब हम किसी लिक्विड की डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन मतलब अलग करना, जब किसी लिक्विड को अलग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 लिक्विड्स हैं ए, बी और सी, फॉर एग्जांपल 3 है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 50 सेंटीग्रेड, बी का है 100 और इसका जो सी का है वो है 150। तो अगर मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें ये तीनों मौजूद हैं तो मुझे इनको अलग कैसे करना होगा, मैं इनको अलग ऐसे करूँगा कि मैं इस मिक्सचर को 50 सेंटीग्रेड पर मैं इसको हीट दूंगा। सही है, तो ये जो ए होगा ये तो उस मिक्सचर में से पहले ही बॉयल होकर निकल के आ जाएगा, तो इसे मैंने सेपरेट किया तो ये डिस्टिलेशन हुई। लेकिन ये क्योंकि लिक्विड्स हैं सारे
तो इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी। लेकिन अगर ये सॉलिड होता तो डिस्ट्रक्टिव, मतलब उसको तोड़ते, मतलब हीट की सूरत में। तो कोल इज इंडीड अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कोल कोल कोयला। अच्छा, आमतौर पे जो पाकिस्तान में कोयला जो आमतौर पे दुकानों पे पाया जाता है, ये दरअसल चारकोल है। सही है। ये जो कोल होता है ये असली ज़्यादा कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, तो ये आम से नहीं मिलता, वो मतलब लोकल चारकोल है। सो दैट जो बहुत सारे प्लांट्स जो कि पिछले ज़माने में ज़मीन में दफन हो गए थे, उनकी बात जब मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि उनको जब ज़मीन के प्रेशर में हीट मिली तो वो कन्वर्ट हो गए कोल में। इसके 4 मेन पॉइंट्स जो मैंने कल डिस्कस किए थे। अब उसके बाद विच ट्रांसफॉर्म देम इनटू कोल। कोल कंटेन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, कोल में भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, ये सिर्फ तभी तो हम इसकी डिस्टिलेशन कर रहे हैं, मतलब अलग अलग करेंगे, इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जैसे मैंने कल ही बताया था कि सल्फर कार्बन में होता है, जो कि जब हम इसको इंडस्ट्री में जलाते हैं तो क्या होता है, इससे सल्फर ऊपर जाके ऑक्सीडाइज होता है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। These compounds can be extracted and used in various industrial processes. ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने कल भी इसको पढ़ाया था। अब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये जो टॉपिक है जी, तो अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज अ प्रोसेस वेयर कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अच्छा, एयर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां कोल को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर क्यों भाई? जी, ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस में मैं इसको आग दूंगा, हीट दूंगा तो आग लग जाएगी। सही है। तो कभी भी हमें, आप घर में भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चूल्हा जो जलता है, सही है, तो अगर या मोमबत्ती वगैरह पे गिलास रख लें, ये फॉर एग्जांपल मोमबत्ती है और ये जल रही है से, अगर मैं इसके ऊपर एक गिलास रख दूँ, मतलब इसको ऑक्सीजन ना दूँ, इधर ये क्लोज और इधर से भी क्लोज, तो ये कुछ सेकंड से भी कम टाइम लेगी और ये बंद हो जाएगी। सही है। क्यों? क्योंकि इससे सारी अंदर की ऑक्सीजन बंद कर ली, अंदर ऑक्सीजन जाने का रास्ता नहीं है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट आप घर में भी करके देखिएगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस वेयर कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इट इन्वॉल्व्स हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, टिपिकली 400 to 1100 डिग्री सेल्सियस, विच causes the release of various byproducts such as coal gas, coal tar and coke। अच्छा, चौथी भी अमोनिया लिक्विड। जब हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 4 मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं, 3 मेन। सही है ना, ये जो अबव 3 है ये बहुत ज़्यादा। इसमें पहली होती है कोल गैस। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर है, मैं इसमें हीट करता हूँ कोल को। सही है, कोल। अब कोल को जब मैं हीट करूँगा तो इसमें से जो गैस कंपोनेंट होंगे वो तो ऊपर पहले ही आ जाएंगे। सही है। तो जब ये पहले इधर आ जाएंगे तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा यहाँ से, जो लिक्विड होगा वो नीचे, और ये जो मतलब उसके बाद ये जो कोल गैस है ये तो हमें ऊपर से मिल गई। इसको पढ़ लेते हैं। इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन, CH4 एंड वाटर गैस। वाटर गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल्स फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग। सही है। अब ये जो गैस फॉर्म हो गई, और दूसरी ये जो होती है ये गैस फॉर्म होती है। अब दूसरी कोल टार। अच्छा, कोल टार इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड। ये ब्लैक लिक्विड होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये नीचे ही हमें ब्लैक लिक्विड इधर से हमें मिल जाता है। सही है। क्योंकि गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो गैस उड़ जाती है बॉयल होके, लेकिन ये क्या होता है, ये हमें नीचे ही मिल जाता है। इसके अलावा its fractional distillation give many useful organic compounds such as benzene, toluene, phenol, etc। ये जो लिक्विड होता है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे मैंने इधर बताया था कि लिक्विड होता है क्योंकि, तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी। इसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको टेम्परेचर देकर इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकाल सकते हैं। बेंजीन, टोलिन, इन सब का टेम्परेचर तो अलग होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम इसको नीचे से हीट देंगे तो क्या होगा कि ये किसी भी चेंबर में हम इसे ऊपर कलेक्ट कर लेंगे। सही है ना। अब इसी तरह से कोक। अच्छा, ये तो हो गई
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमें क्या 3 फॉर्म तो मस्ट मिलती हैं, एक गैस फॉर्म, सेकंड लिक्विड फॉर्म और थर्ड सॉलिड फॉर्म। ये तो लिक्विड का मैंने बता दिया। अब कोक जो बाकी रह जाता है इधर, गैस उड़ गई, लिक्विड नीचे, और कोल tar इज अ थिक ब्लैक लिक्विड, ये पढ़ लिया हमने। कोक इट इज अ ग्रेश ब्लैक हार्ड सॉलिड कंटेन 98 to 99% कार्बन, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, जो इधर अंदर कंटेनर में बच जाता है वो हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज कोक सॉलिड फॉर्म। और उसके बाद चौथी चीज़ अमोनिया लिक्विड इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स एंड लिक्विड अमोनिया, ये भी हमें इसके साथ साथ मिलता है।